हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम प्रत्यय पढ़ रहे थे और प्रत्यय में हमने कृदंत प्रत्यय पढ़ लिया था। तो बात की थी कि प्रत्यय हमारे तीन होते हैं, कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया था, जिसमें ये बताया गया था कि कृदंत प्रत्यय हमेशा धातुओं के साथ काम में लिए जाते हैं। आज पढ़ेंगे हम तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, तो देखिए तद्धित प्रत्यय हमेशा शब्दों के साथ काम में लिए जाते हैं, शब्दों के साथ। कृदंत प्रत्यय तो धातुओं के साथ काम में लिए जाते हैं, जो भी अपनी धातु होती है, क्री धातु, पट धातु, हस, लब, जो धातु होते हैं उनके साथ में काम में लेते हैं हम कृदंत प्रत्यय को। और तद्धित प्रत्यय को काम में लेते हैं हम शब्दों के साथ, जो भी हमारे शब्द हैं उनके साथ तद्धित प्रत्यय को काम में लिया जाता है। अब देखिए तद्धित प्रत्यय अपने पास 5 पढ़े जाते हैं। मतु प्रत्यय, इनी प्रत्यय, जिसका इन भी बोलते हैं, ठक प्रत्यय, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय। ये अपने पास 5 प्रत्यय हैं। मतु प्रत्यय का देखिए मान और वान शेष रहता है। मतु प्रत्यय के अंत में मान और वान शेष रहता है, इन्हीं में ई शेष रहता है अंत में। ठक का हो जाता है इक, त्व का त्व ही रहता है और तल का हो जाता है ता। ये जो अंत के अंदर इनकी ध्वनि आती है, इनको देखकर पहचान होती है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मतु प्रत्यय की। तो देखिए मतु प्रत्यय के अंत में मान और वान शेष रहता है, और हमने एक कृदंत प्रत्यय में सानच प्रत्यय पढ़ा था, उसके अंदर भी अंत में मान वान शेष रहते हैं। दोनों में एक समानता है, लेकिन अंतर भी एक ही है। वो अंतर ये है कि मतु प्रत्यय तो शब्दों के साथ काम में लिए जाते हैं, जबकि सानच प्रत्यय वो धातु के साथ काम में ले जाते हैं। क्योंकि सानच प्रत्यय तो कृदंत का भाग है, मतु प्रत्यय तद्धित का भाग है, इसलिए ये तो शब्दों के साथ काम में ले जाते हैं और सानच प्रत्यय धातु के साथ काम में ले जाते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं हम, जैसे धन शब्द है, इसमें मतु प्रत्यय मिलाएंगे तो धन तो अपना शब्द है, मतु का मान और वान शेष रहता है, तो यहाँ पर हम वान जोड़ देंगे तो बन जाता है धनवान। ये दो शब्द लिखे हुए मान और वान, इनमें से जो सूटेबल शब्द होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे धनमान शब्द नहीं होता, धनवान शब्द होता है। ऐसे ही गुण शब्द है, गुण शब्द में मतु प्रत्यय मिलाएंगे हम तो बनेगा गुणवान। ऐसे ही यदि आपके सामने शब्द आ जाए कि लभवान, लभमान, ये शब्द आ गया और बोले कि इसमें कौन सा प्रत्यय, तो आप लिखेंगे लब प्लस मतुप। ये आप लिखोगे और ये लिखते ही आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? यहाँ पर लभमान लिखा है, यहाँ पर गुणवान, यहाँ पर लभवान भी। यदि यहाँ पर लभवान भी आपको दे दे कि लभवान है तो भी आप यही लिखोगे लब प्लस मतुप, हालांकि वो लभमान होता है। तो आप अंत में ये देख रहे हो कि इसके मान आ रहा है, इसके वान आ रहा है, मान वान आ रहा है, और मतु प्रत्यय में मान वान आता है, तो आपने ये देख लिया। लेकिन आपने एक चीज़ गौर नहीं की कि यहाँ पर तो गुण शब्द है, यहाँ पर धन शब्द है, लेकिन यहाँ पर लब शब्द नहीं है, क्योंकि लब एक धातु है। लब धातु है जिसका मतलब होता है प्राप्त करना, तो लब के साथ में सानच प्रत्यय का प्रयोग होगा, तब जाकर ये सही होगा। क्योंकि लब धातु है और गुण और धन शब्द है। ये तो शब्द है, ये धातु है, तो दोनों में अंतर यही रहेगा। बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि धातुएं कौन सी होती है, शब्द कौन सी होती है। जो आपको पहले वीडियो में जो कृदंत प्रत्यय पढ़ाया था, उसके अंदर आप सानच प्रत्यय में जाकर देखना और मतु प्रत्यय को देखना, दोनों में अंतर देखना कितना अंतर है। अंतर सिर्फ इतना मिलेगा आपको, उसमें धातु मिलेंगी और इसमें शब्द मिलेंगे आपको, बस इतना अंतर रहेगा। तो आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। तो इस तरीके से मतु प्रत्यय काम में लिए जाएंगे। धन प्लस मतुप, ये पूछे तो आपको लिखना है धनवान। यदि स्त्रीलिंग में हो जाए तो वो धनवती हो जाता है। स्त्रीलिंग में इसको धनवती लिखते हैं, नपुंसक लिंग में लिखते हैं धनवत। यदि आपसे ये भी पूछ ले धनवती, इस शब्द का प्रकृति प्रत्यय लिखो, तो इसका प्रकृति प्रत्यय यही होगा, धन प्लस मतुप। धनवत पूछ ले, धनवत पूछेगा तब भी इसका
धन प्लस मतुप होगा और धनवान पूछे तब भी, क्योंकि ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है, वो नपुंसक लिंग का है। तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। इसी तरीके से गुणवान पुल्लिंग में, गुणवती स्त्रीलिंग में, गुणवत नपुंसक लिंग में। तो ये हो गया आपका मतुप प्रत्यय। ये आपको नहीं लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया था, क्योंकि ये सानस प्रत्यय का है, यहाँ सिर्फ समझाने के लिए है। तो इसी तरीके से आप इसका और बनाओगे तो रूपवान का बना लेना, रूप प्लस मतुप, गुणवान, धनवान, रूपवान। इस तरीके से आप और भी एग्जाम्पल लेकर उदाहरण बना सकते हो इसे। अब आगे देखिए इन्हीं प्रत्यय। देखिए इन्हीं प्रत्यय, जैसे अपने पास गुण शब्द है, गुण शब्द में हम इन्हीं प्रत्यय मिलाएंगे तो इसके दो रूप बनते हैं। इसका जो प्रत्यांत रूप बनता है वो तो बनता है गुणिन। गुणिन क्यों बनता है? क्योंकि इन्हीं को हम इन भी बोलते हैं, गुणी। और पुल्लिंग वाच्य में अपना शब्द बनता है गुणी। इसी प्रकार धन शब्द है, धन शब्द में इन्हीं प्रत्यय मिलाएंगे या इन प्रत्यय मिलाएंगे तो बन जाएगा धनी। गुण में गुणी बन जाएगा, धन का धनी बन जाएगा। दंड शब्द आए तो इसका इन्हीं प्रत्यय मिलाएंगे, इन भी बोल सकते हैं हम, इन्हीं भी बोल सकते हैं। कंफ्यूज मत होना आप, क्योंकि कई बार इन पूछ लेता है, कई बार इन्हीं पूछ लेता है। हालांकि मेन मुख्य प्रत्यय तो इन्हीं होता है, लेकिन 10th क्लास में इन पूछते हैं, तो इसलिए दंड प्लस इन्हीं का हो जाएगा दंडी। तो मुख्य शब्द अपना दंड है, इन्हीं प्रत्यय है, जिसका दंडिन भी बनता है, ऐसा दंडिन बनता है। आपको यदि आपसे ये पूछ ले कि धन्निन शब्द है, इसका प्रकृति प्रत्यय बताओ, यहाँ पर हलंत आएगा, इसका प्रकृति प्रत्यय बताओ, तो इसका प्रकृति प्रत्यय होगा धन प्लस इन, ये हो जाएगा। यदि आपसे ये पूछे धन प्लस इन, तो आप धन्य भी लिख सकते हो और धन्यन भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है, क्योंकि ये प्रत्यांत रूप है और ये पुल्लिंग शब्द का रूप है, तो आप दोनों में लिख सकते हो। इसी तरह का गुण का हो जाएगा, गुण प्लस इन मिलने पर गुणिन और गुणी। अच्छी बात होगी इन्हीं प्रत्यय की। आगे देखिए ठक प्रत्यय। अब ठक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय का एक नियम होता है। ठक का एक तो अंत में रहता है, लेकिन इसका एक नियम होता है उपधा वृद्धि। एक शब्द आता है आपके पास में उपधा वृद्धि। अब देखिए उपधा वृद्धि क्या होती है? उपधा वृद्धि का मतलब ये होता है, जैसे कि हमारे पास में एक शब्द है समाज, समाज शब्द है, समाज धातु नहीं है, समाज शब्द है, क्योंकि ये हमेशा शब्दों के साथ में ही काम में ले जाते हैं। और प्रत्यय है अपने पास ठक। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसमें उपधा वृद्धि का मतलब ये होता है कि जो पहला अक्षर है उसके अंदर जो स्वर मिला हुआ है उसकी वृद्धि हो जाती है। जैसे स में ए मिला हुआ है, स की वृद्धि ए मिला हुआ है, तो ए की वृद्धि होती है आ, ई की वृद्धि होती है आई, ऊ की वृद्धि होती है औ, ये वृद्धि होती है। तो स है, स की वृद्धि होगी सा, आगे माँ है, आगे जय है, तो ये तो बन गया उपधा वृद्धि से। ठक का बचता है अंत में इक, तो ई तो इसमें मिल जाएगा, क आगे लिख देंगे तो शब्द बन गया सामाजिक। इसी तरीके देखो आप, भूगोल प्लस ठक, भू ऊ है, ऊ की वृद्धि क्या होगी औ, तो ये हो गया औ। आगे है गोल, ठक क्या बचता है? एक बचता है ठक का, तो ई इसमें मिल जाएगा, क यहाँ आ जाएगा, क्या बन गया? भौगोलिक। इसी तरह हम बनाएंगे इतिहास। इतिहास शब्द है, इसमें ठक प्रत्यय मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अब देखो स्टार्टिंग में ई दे रखा है, तो हम शुरू में जो भी स्वर दे रखा है उसी स्वर का तो हम उपधा वृद्धि कर रहे थे। तो इसमें ऊ है, ऊ की उपधा वृद्धि औ होगी, इसमें ए की उपधा वृद्धि आ होगी, और इसमें ई है, ई की उपधा वृद्धि आई होती है, ई की उपधा वृद्धि आई होती है, आई हो गया। आगे है ती हा स, और ठक का एक बचता ही है, ठक का एक बचता ही है, तो ई तो इसमें मिल जाता है और क यहाँ लिख देंगे तो बन जाएगा ऐतिहासिक। तो ये आपके सामने
ठक प्रत्यय हो जाएगा। त्व शब्द है, त्व का त्वय रहेगा। जैसे गुरु शब्द है, गुरु शब्द में हम त्व प्रत्यय मिलाएंगे तो गुरुत्व बन जाएगा। मनुष्य शब्द में त्व प्रत्यय मिलाएंगे मनुष्यत्व बन जाएगा। लघु शब्द मिलाएंगे तो लघुत्व बन जाएगा, लघुत्व बन जाएगा। और तल प्रत्यय है जिसका अंत में ता रहता है तो यही बना लो। गुरु में यदि तल प्रत्यय मिलाएंगे तो तल का अंत में ता शेष रहता है तो बन जाएगा गुरुता। लघु में मिलाएंगे तो बन जाएगा लघुता, लघु में मिलाएंगे तो लघुता। मनुष्य शब्द में तल मिलाएंगे तो बन जाएगा मनुष्यता। तो इस तरीके से आपके जो तद्धित प्रत्यय है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब एक स्त्री प्रत्यय और बचा है, वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक 10th क्लास में सिलेबस थोड़ा कम किया है कोरोना की वजह से, तो उसमें 10th क्लास में मतु प्रत्यय, इनी प्रत्यय और ठक प्रत्यय, ये 3 प्रत्यय ही पूछ जाएंगे। सिर्फ 10th क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी 8th और 9th में पूरे प्रत्यय ही दिए हुए हैं अभी तक। आगे जो भी होगा वो हम आपको बता देंगे। और आगे जो प्रत्यय बचा हुआ एक और स्त्री प्रत्यय वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।